नमस्कार। आज हम सुप्रीम कोर्ट के एक अहम और हालिया फैसले पर बात करेंगे। नीलम कुमारी बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य। ये एक ऐसा मामला है जिसमें एक मां पर अपने ही नवजात बेटे की हत्या का आरोप था। निचली अदालतों ने उसे दोषी भी ठहराया, आजीवन कारावास की सजा दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे बरी कर दिया। जी हाँ, ये बहुत दिलचस्प मामला है क्योंकि ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों का फैसला एक जैसा था। बिल्कुल। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्या पाया कि निचली अदालतों के फैसले को पलटना पड़ा। खासकर सबूतों को देखने का नजरिया क्या था। हाँ, और ये फौजदारी कानून के एक बुनियादी सिद्धांत पर रोशनी डालता है, संदेह से परे साबित करना। मतलब सबूत इतने पक्के होने चाहिए कि कोई शक शुबा बाकी न रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अभियोजन पक्ष यानी प्रोसिक्यूशन की कहानी क्या थी? क्या आरोप थे नीलम कुमारी पर? कहानी कुछ यूं थी कि ये नीलम की दूसरी शादी थी। परिवार में खास तौर पर पति निकूराम, जो गवाह PW1 भी थे, के साथ कुछ तनाव था। तनाव किस बात को लेकर? आरोप ये था कि नीलम अपने ससुराल नहीं जाना चाहती थी और उसने पति को कथित तौर पर यह धमकी दी थी कि अगर उसे मजबूर किया गया तो वो बच्चे को मार देगी। ओहो, और फिर क्या हुआ? फिर हुआ ये कि पति के पिता का देहांत हो गया। पति अंतिम संस्कार की तैयारी के लिए पैतृक गांव गया हुआ था और पीछे घर पर बच्चा मृत पाया गया। गला घोंटने की बात सामने आई। और इसमें पति का बयान और एक किराएदार डॉक्टर का जिक्र भी था शायद। जी बिल्कुल। पति निकूराम PW1 का बयान अहम था और उनके घर में एक डॉक्टर किराए पर रहते थे, PW2, जिन्होंने बच्चे की शुरुआती जांच की थी। तो इन बयानों को काफी वजन दिया गया। अच्छा, तो निचली अदालतों ने किन सबूतों के आधार पर सजा सुनाई थी? देखिए, मुख्य तौर पर दो तरह के सबूत थे। पहला था जिसे हम एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन कहते हैं। मतलब पुलिस या मजिस्ट्रेट के सामने नहीं, बल्कि आम लोगों के सामने जुल्म कबूल करना। जी हाँ, बिल्कुल। आरोप था कि नीलम ने कई लोगों के सामने, जैसे पति और कुछ अन्य गवाहों PW3, PW4, PW5 के सामने ये कबूल किया कि उसी ने बच्चे को मारा है। और दूसरा सबूत? दूसरा था एक हरे रंग के दुपट्टे की बरामदगी। अभियोजन का कहना था कि इसी दुपट्टे से गला घोटा गया। फोरेंसिक जांच में उस पर खून और मानव त्वचा के अंश मिलने की बात भी कही गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन कबूलनामों को ज्यादा महत्व क्यों नहीं दिया? सुनने में तो ये लगता है कि कई लोगों के सामने कबूल करना बड़ा सबूत है। हाँ, लगता तो है, पर सुप्रीम कोर्ट इस तरह के बयानों को लेकर बहुत सावधान रहता है। कोर्ट ने पुराने फैसलों जैसे सहदेवन केस का हवाला दिया। अच्छा, क्या कहा कोर्ट ने? कोर्ट ने कहा कि सिर्फ ऐसे कथित कबूलनामों के आधार पर किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि दूसरे मजबूत स्वतंत्र सबूत उसे सहारा ना दे। ये बहुत कमजोर किस्म का सबूत माना जाता है। और नीलम ने खुद क्या कहा था कोर्ट में? जब अभियुक्त का बयान दर्ज होता है CRPC धारा 313 के तहत, तो उसने साफ इनकार किया था कि उसने ऐसा कोई कबूलनामा किया है। और एक बात और जो सुप्रीम कोर्ट ने नोट की। क्या? नीलम ने अपने बयान में एक सीता देवी नाम की महिला का जिक्र किया था, जो घटना की सुबह वहां आई थी जब वो रो रही थी। लेकिन अभियोजन ने उस महिला को गवाह के तौर पर पेश ही नहीं किया। ये तो अजीब है। इसका क्या मतलब निकाला कोर्ट ने? कोर्ट ने गौरव मैनी केस का हवाला देते हुए कहा कि अगर अभियोजन पक्ष किसी जरूरी गवाह को पेश नहीं करता तो ये अनुमान लगाया जा सकता है कि शायद उस गवाह का बयान केस के खिलाफ जाता। ये अभियोजन के केस पर संदेह पैदा करता है। ठीक है, तो कबूलनामे कमजोर थे, एक जरूरी गवाह पेश नहीं हुआ। अब आते हैं परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर, मतलब सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर। उसका क्या हुआ? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट ने शरद बिरधी चंद सारडा वाले केस में दिए गए 5 सुनहरे सिद्धांतों को देखा। वो क्या है संक्षेप में? उनका सार ये है कि परिस्थितियां ऐसी अटूट कड़ी बना ली चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ अभियुक्त के गुनाह की तरफ इशारा करें और किसी दूसरी संभावना की कोई गुंजाइश न छोड़े। हर कड़ी मजबूती से साबित होनी चाहिए। तो इस केस में वो कड़ी बन रही थी? नहीं, यहीं पर मामला कमजोर पड़ गया। कई कड़ियां या तो गायब थीं या बहुत ढीली थीं। जैसे कि? एक तो ये साफ ही नहीं था कि जिस रात घटना हुई उस रात नीलम असल में थी कहाँ। पति के बयान में ही इस बात पर विरोधाभास का कि वो रात को गांव से लौटी थी या नहीं। अच्छा। दूसरा, बच्चे का गला घोटने का जो कथित समय था और सुबह जब उसे डॉक्टर के पास ले जाया गया,
उसके बीच करीब 8 घंटे का लंबा फासला था। 8 घंटे हैं, काफी लंबा समय है। जी, कोर्ट ने कहा कि इतने समय में किसी और की पहुंच भी बच्चे तक हो सकती थी। इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। और वो दुपट्टा जिसे हथियार बताया गया था, उसकी कहानी में क्या झोल था? हाँ, दुपट्टे वाली बात भी काफी संदिग्ध निकली। पहली बात, वो एक बहुत ही आम सा हरा दुपट्टा था। दूसरी, अभियुक्त ने अपने 313 बयान में कहा कि उसने वो दुपट्टा बरामद नहीं करवाया। और सबसे अहम और चौंकाने वाली बात ये थी कि उस दुपट्टे को कभी पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर PW 10 को दिखाया ही नहीं गया। उनसे पूछा ही नहीं गया कि क्या ऐसी चोटें इस दुपट्टे से संभव हैं? क्या ये कैसे हो सकता है? बिल्कुल। और फॉरेंसिक रिपोर्ट में जो खून या त्वचा के अंश मिले थे, उनका सीधा संबंध बच्चे से स्थापित नहीं हो पाया। डॉक्टर की राय भी बस इतनी थी कि मौत गला घोटने से हो सकती है, कुड बी। ये कोई निश्चित राय नहीं थी। ये तो अभियोजन के केस में बहुत बड़ी कमी लगती है। अच्छा, एक बात और मेरे मन में आ रही है, अभियुक्त का व्यवहार। हाँ, क्या बात? अगर उसने बच्चे को मार दिया था तो वो सुबह से लेके डॉक्टर PW 2 के पास मदद के लिए क्यों गई? ये बात तो थोड़ी अजीब लगती है ना? बिल्कुल सही कहा आपने। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस विरोधाभास को नोट किया। ये व्यवहार अपराध छिपाने वाले व्यक्ति जैसा नहीं लगता। और सबसे बड़ा सवाल, मकसद। क्या अभियोजन कोई ठोस मकसद साबित कर पाया? नहीं, बिल्कुल नहीं। अभियोजन कोई भी विश्वसनीय मकसद साबित करने में पूरी तरह नाकाम रहा। वो जो दलील थी कि पति के पिता के अंतिम संस्कार के लिए गांव जाने से नाराज होकर उसने ऐसा किया। हाँ, कोर्ट ने उसे एकदम अतार्किक माना, खासकर इसलिए क्योंकि वो खुद भी तो उसी दिन बच्चे के साथ वहां गई थी। कोर्ट ने अनवर अली केस का जिक्र किया कि जब केस पूरी तरह परिस्थिति जन्य साक्ष्य पर आधारित हो तो मकसद का साबित न होना अभियुक्त के पक्ष में जाता है। तो कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट का मानना था कि अभियोजन पक्ष शक की सुई को पूरी तरह नीलम कुमारी की तरफ मोड़ने में नाकाम रहा। जी, कथित कबूलानामे भरोसे के लायक नहीं थे और परिस्थिति जन्य साक्ष्य की कड़ियां इतनी बिखरी हुई और कमजोर थीं कि उनसे दोष सिद्धि का फैसला नहीं टिकाया जा सकता था। संदेह का लाभ अभियुक्त को मिला और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने नीलम कुमारी को बरी कर दिया। ये फैसला हमें फिर से याद दिलाता है कि किसी को दोषी ठहराने के लिए, खासकर इतने गंभीर आरोप में, सबूतों का स्तर कितना ऊंचा और पुख्ता होना चाहिए। बिल्कुल। संदेह से परे साबित करने का सिद्धांत सिर्फ एक कानूनी मुहावरा नहीं है, ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी है। ये केस ये भी दिखाता है कि जब मामला उलझे हुए पारिवारिक रिश्तों और कथित कबूलनामों का हो तो जांच और सबूतों के मूल्यांकन में कितनी ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत होती है। सही कहा। अभियोजन पर सबूत का बोझ वाकई बहुत भारी होता है। हाँ, और ये एक सवाल भी छोड़ जाता है कि न्याय सुनिश्चित करने की प्रक्रिया में हम सबूतों की गुणवत्ता और मात्रा के बीच सही संतुलन कैसे बना सकते हैं ताकि न कोई बेगुनाह फंसे और न ही कोई गुनहगार बचे।